हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी है, ये पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुई एक बैठक के बारे में। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक आम कार्यक्रम की रिपोर्ट लगती है। भारतीय बौद्ध महासभा की एक जिला शाखा बनी, कुछ भाषण हुए बस। लेकिन जब हमने इसे थोड़ा गहराई से पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ एक बैठक की कहानी नहीं है, ये एक पूरे आंदोलन की रणनीति की झलक देती है। बिल्कुल, और ये अक्सर होता है। ऐसी खबरें अखबारों के अंदरूनी पन्नों में कहीं खो जाती हैं, लेकिन इनमें एक बड़े सामाजिक बदलाव की आहट छिपी होती है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। तो आज इसी की पड़ताल करते हैं कि ये खाका क्या है और क्या ये जमीन पर उतर पाएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस बैठक के सबसे कह सकते हैं दमदार बयान से। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय जगदीश गवई। उन्होंने मंच से एक बहुत ही सीधी और तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बहुजन समाज को भटकाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। ये लाइन बहुत बहुत अहम है। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने सीधे सीधे आर्थिक या राजनीतिक शोषण की बात नहीं की। पहला हमला वैचारिक शोषण पर है। भटकाया जा रहा है मतलब उनके हिसाब से समस्या बाहर से ज्यादा अंदर है, सोच में है। अच्छा। और ये एक बहुत होशियार रणनीति होती है। जब आप कहते हैं कि आपको भटकाया गया है तो आप सिर्फ सामने वाले को शोषक नहीं बता रहे, आप अपने लोगों को जागने का एक रास्ता भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा गया है, अब सच जानने का वक्त आ गया है। मतलब ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है कि अपनी सोच पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटाओ। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतना अन्याय और लूट खसोट सहने के बाद भी बहुजन समाज शांत है, तो शायद ये शांति उनके हिसाब से उसी भटकाव का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, और देखिए यहीं पर आकर कई आंदोलन रास्ता भटक जाते हैं। वो समस्या तो बहुत जोर शोर से बताते हैं पर एक साफ रास्ता नहीं दिखा पाते। तो सवाल ये है कि क्या गवई जी ने समाधान की कोई दिशा दी, क्योंकि बिना समाधान के आरोप तो सिर्फ गुस्सा पैदा करता है, बदलाव नहीं। बिल्कुल, और उन्होंने समाधान का सीधा कनेक्शन जोड़ा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो रास्ते बताए। पहला रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को कह सकते हैं कानूनी तौर पर चुनौती दी। ये हुआ राजनीतिक रास्ता जी, जो किसी भी आधुनिक समाज में बदलाव के लिए बहुत जरूरी है, कानून का सहारा लेना। बिल्कुल, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हुआ। हाँ, और दूसरा रास्ता वो ज्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाकर उस समाज को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया जो गुलामी में जकड़ा हुआ था। तो एक तरफ संविधान की ताकत है और दूसरी तरफ धर्म की आध्यात्मिक और नैतिक ताकत। बिल्कुल, और इन दोनों रास्तों में एक बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन एक तनाव भी है। देखिए, कानूनी लड़ाई आपको अधिकार दिला सकती है, पर सामाजिक सम्मान और आत्मसम्मान के लिए उसके लिए अक्सर एक नई विचारधारा, एक नई पहचान की जरूरत पड़ती है। चुनौती यही होती है कि इन दोनों में संतुलन कैसे बने। कहीं ऐसा तो नहीं कि कानूनी लड़ाइयों में इतने उलझ गए कि सामाजिक काम पीछे छूट गया, या सिर्फ वैचारिक शुद्धि पर ही सारा ध्यान लगा दिया और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई को भूल गए। सही बात है, किसी भी आंदोलन के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और शायद इसी सवाल का जवाब उनके अगले बयान में छिपा है, जो मुझे इस पूरी रिपोर्ट का क्या कहते हैं दिल लगता है। गवई जी ने कहा, बाबा साहेब को केवल मानना ही पर्याप्त नहीं है, उनके विचारों को जीवन में अपनाना जरूरी है। वाह, इस एक लाइन में बहुत दम है। ये किसी भी महापुरुष से जुड़े आंदोलन का सबसे बड़ा संकट होता है कि समय के साथ वो महापुरुष एक मूर्ति बन जाते हैं, उनकी पूजा होने लगती है, जयंती पर छुट्टी मनती है, लेकिन जिन विचारों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो विचार वो बस किताबों में या भाषणों में कैद होकर रह जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई एक बहुत जरूरी किताब को रेशम के कपड़े में लपेटकर ऊंची जगह पर रख दे और रोज उसकी आरती उतारे, लेकिन उसे कभी खोलकर पढ़े ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है आपने, बिल्कुल यही। ये बयान उस पूजा पाठ वाली संस्कृति पर सीधा हमला है। ये कह रहा है कि असली सम्मान प्रतीकों में नहीं, आचरण में है। ये अनुयायी मतलब फॉलोवर बनाने की जगह एक सक्रिय भागीदार, एक पार्टिसिपेंट बनाने का आह्वान है। वो कह रहे हैं कि बाबा साहेब की तस्वीर गले में पहनने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को अपने दिमाग में उतारना। तो ये तो हुई सोच और विचारधारा की बात कि सिर्फ मानो मत, अपनाओ भी। लेकिन किसी भी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक टीम चाहिए, एक ढांचा चाहिए होता है।
क्या इस रिपोर्ट में इस बारे में कुछ था कि वो इसे असल में करने कैसे वाले हैं? हाँ बिल्कुल। और यहीं से ये रिपोर्ट एक सामान्य बैठक की खबर से ज्यादा एक संगठनात्मक ब्लूप्रिंट की तरह दिखने लगती है। सही कहा। रिपोर्ट बताती है कि इसी बैठक में हुगली जिला की नई कार्यकारिणी का उद्घाटन किया गया, यानी नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, एक टीम बनाई गई। और इस मौके पर महासभा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वसंत पराड़, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति तक बुद्ध की शिक्षा पहुंचनी चाहिए। अब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। आप एक जिले की बैठक में खड़े हैं और पूरी दुनिया की समस्या का समाधान सुझा रहे हैं। और ये एक बहुत ही होशियार कदम है। जब आप अपने स्थानीय मुद्दों को युद्ध जैसे वैश्विक संकट से जोड़ते हैं तो आप अपने आंदोलन को ज्यादा बड़ा और प्रासंगिक दिखाते हैं। ये सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं रह जाती, ये मानवता के लिए एक समाधान के तौर पर पेश की जाती है। इससे आंदोलन को एक नैतिक बल मिलता है। मतलब हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं। और वसंत पराड ने सिर्फ ये बड़ी दार्शनिक बात कहकर अपनी बात खत्म नहीं की। उन्होंने उस नई टीम को एक ठोस होमवर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि महासभा ने 24 तरह के कार्यक्रम तय किए हैं। 24? हाँ, 24। और जिला शाखा का काम है कि इन कार्यक्रमों को असरदार तरीके से चलाए ताकि भगवान बुद्ध और डॉक्टर आम्बेडकर के विचार समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। 24 कार्यक्रम, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, रिपोर्ट में इनकी सूची तो नहीं है, लेकिन इस तरह के संगठनों में आमतौर पर ये कार्यक्रम सिर्फ भाषण या प्रवचन नहीं होते हैं। ये जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं। मतलब इनमें शिक्षा के लिए कोचिंग क्लास हो सकती हैं, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप हो सकते हैं, कानूनी जागरूकता के लिए शिविर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम, सामुदायिक भवन बनाना, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये जमीनी स्तर पर समाज को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक तरह से एक पैरेलल सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश। सही। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि ये भी बता रहा है कि कैसे करना है। 24 कार्यक्रमों का ढांचा ये दिखाता है कि उनके पास एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे के एक्शन प्लान है, एक पूरी मशीनरी है जिसे अब जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। हाँ, और जब जमीन पर काम करने की बात आती है तो पैसा और लोग दोनों लगते हैं। इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी के बारे में है और वो शायद सबसे ठोस बात है। अच्छा, बताइए। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति महासंघ के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय मल्लिक भी मौजूद थे, यानी एक और संगठन का साथ। और उन्होंने सिर्फ मंच से आकर नैतिक समर्थन नहीं दिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा और ठोस वादा किया। किस तरह का वादा? उन्होंने अपने संगठन की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में कम से कम 100 धम्म प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए सहयोग और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। 100 शिविर, ये एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। 100 शिविर, और वो भी प्रशिक्षण शिविर। ये शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है। ये प्रवचन सभा या सत्संग नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, किसी को किसी कौशल में माहिर बनाना। यहाँ वैचारिक ट्रेनिंग की बात हो रही है। इसका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करना है जो विचारधारा को समझते हों और उसे आगे फैला सकें। मतलब अनुयायी बनाने से ज्यादा विचारकों का एक कैडर तैयार करने की कोशिश। शायद यही इरादा है, और आर्थिक मदद की घोषणा इसे और पुख्ता करती है। ये सिर्फ एक इच्छा या योजना नहीं है, ये एक फंडेड प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि अलग अलग संगठन एक साझा मकसद के लिए अपने संसाधन, पैसा, लोग, नेटवर्क सब एक साथ ला रहे हैं। ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। रिपोर्ट में एक और छोटी सी जानकारी है, लेकिन मुझे लगता है उसका भी एक सांकेतिक महत्व है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण भारत के एक अधिकारी श्री वासुदेव मंडल भी मौजूद थे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की मौजूदगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि आंदोलन की पहुंच अब सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं या एक खास समुदाय तक ही सीमित नहीं है। समाज के दूसरे प्रतिष्ठित क्षेत्रों के लोग, पढ़े लिखे पेशेवर, सरकारी अधिकारी, वो भी अब इससे जुड़ रहे हैं, या कम से कम इसमें दिलचस्पी तो जरूर दिखा रहे हैं। ये आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक स्वीकृति दिलाने में मदद करता है। ये दिखाता है कि ये कोई हाशिए का आंदोलन नहीं है, बल्कि मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहा है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ के देखें तो सार क्या निकलता है? हम एक जिला स्तरीय बैठक की रिपोर्ट देख रहे थे,
लेकिन हमें मिला क्या? हमें एक आंदोलन की पूरी रणनीति का खुलासा मिला। हाँ, सबसे पहले तो समस्या की एक नई परिभाषा दी गई कि समस्या आर्थिक या सामाजिक होने से पहले वैचारिक है, एक भ्रम है। फिर उस भ्रम को तोड़ने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर से जुड़े दो रास्ते सुझाए गए, एक कानूनी जो आपको बाहरी सुरक्षा देता है और दूसरा धार्मिक, जो आपको अंदरूनी मजबूती और आत्मसम्मान देता है। आखिर सिर्फ विचार देकर नहीं छोड़ा गया, उस विचार को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सिस्टम सामने रखा गया। जिला स्तर पर टीम, राष्ट्रीय स्तर से 24 सूत्रीय कार्यक्रम का ढांचा और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर 100 ट्रेनिंग कैंप्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट। ये सब कुछ एक बहुत सोची समझी और संगठित योजना की तरफ इशारा करता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे आंदोलन की झलक देती है जो अब शायद अपने दूसरे या तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। पहला चरण होता है विरोध और आक्रोश का, दूसरा होता है विचारधारा के निर्माण का, लेकिन तीसरा और सबसे मुश्किल चरण होता है संगठन खड़ा करने और जमीन पर स्थायी बदलाव लाने का। और ये बैठक उसी तीसरे चरण का एक ठोस सबूत लगती है। और अंत में एक सवाल जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इस पूरी चर्चा में हमने दो रास्तों का जिक्र किया, संविधान का कानूनी राजनीतिक रास्ता और बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक दार्शनिक रास्ता। हाँ, एक जो सिस्टम के अंदर रह के बदलाव की बात करता है हाँ। और दूसरा जो सिस्टम से बाहर एक नया सामाजिक सांस्कृतिक विकल्प बनाने की बात करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों रास्ते हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर ही चल सकते हैं? क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जहां एक रास्ता दूसरे के आड़े आने लगे? जैसे क्या पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है? या फिर क्या राजनीतिक सत्ता की लड़ाई में इतने उलझ सकते हैं कि आंदोलन का जो मूल दार्शनिक आधार है वो ही कहीं खो जाए? इन दोनों के बीच का संतुलन शायद इस आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।